आज का वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप अगर वीडियो खोल रखे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर याद करवा दूंगा। यहाँ पे आज हम टोटल 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका पार्ट 2 है। इससे पहले और मैंने 20 क्वेश्चन आंसर करवाया है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल हाँ, आप अंत तक वीडियो देखो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन याद करवा दूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट? सेबी के पापा ने टीचर की कंप्लेंट पे कैसे रिएक्ट किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तब याद करो उस पल को। सेबीज फादर बिकेम एंग्री आफ्टर द टीचर्स कंप्लेंट। सबसे पहले क्या होता है, सेबी के पापा टीचर की कंप्लेंट के बाद गुस्से हो जाते हैं। ही ग्रैब्ड हिज सन, उन्होंने अपने बेटे को पकड़ते हैं कस के, बाय द कॉलर, किस द्वारा? कॉलर के द्वारा, एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसे एक जोर की एक गुंज भरी उसे आवाज़ भरी एक चमाटा लगाते हैं। एंड स्मिस्ड ऑल द गॉड्स, और जितनी भी लौकियाँ टंगी रहती है वो सारे लौकियों के, स्मिस्ड का मतलब होता है वो छंग भंग कर देना, सिस्टमैटिकली, क्रमबद्ध तरीके से। तो क्या होता है, सेबी के पापा पहले गुस्से होते हैं किस पे? टीचर की कंप्लेंट पे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को पकड़ा, स्कॉलर पकड़ा, और उसकी जोड़ एक गुंजाहट भरी तमाचा उसके मतलब गाल पे जड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने फिर अपना हैमर उठाया, हथौड़ा उठाया, और सेबी को जो है, सेबी को नहीं, सारी लौकियों को स्मैश्ड कर दिया। इन वॉट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डीड? कौन से अर्थ में फायर मतलब अग्नि, फायर हिम के अंदर वल्ला, पारसी रिलीजन, जोरस्त्रियन धर्म से, टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील की दूरी पे, कौन से अर्थ में आग अपनी कर्तव्य को भूल रहा है? द फायर फॉरगेट इट्स डीड, आग अपना कर्तव्य भूल रहा है। व्हेन इट हैज़ ईटेन अप मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, जब आग अब शरीर का अधिकांशता भाग खा चुका है, मतलब उसे निगल चुका है। बट लेफ्ट, लेकिन छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? द सर्टेन बॉडी पार्ट हाफ बर्न्ट, कुछ शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा जिसे अध जला छोड़ दिया। इस अर्थ में आग अपना कर्तव्य भूल रहा है। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? समर और पतझड़ और गर्मी का संबंध कैसे है वसंत ऋतु से? यहाँ पे स्प्रिंग कम्स फर्स्ट, सबसे पहले आप बताओ अभी कौन सा मौसम आएगा? सबसे पहले स्प्रिंग आएगी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, स्प्रिंग कम्स फर्स्ट, सबसे पहले स्प्रिंग आता है। एंड ब्रिंग अ फ्रेश लुक ऑफ नेचर, और स्प्रिंग जब आता है उस समय प्राकृतिक की भरी, ताजगी भरी एक दृश्य हम सबको देखने को मिलती है। ऑटम कम्स आफ्टर स्प्रिंग, और ऑटम स्प्रिंग के बाद, वसंत ऋतु के बाद फिर पतझड़ का आगमन होता है। एंड समर कम्स लेटर ऑन, और उन सब के बाद फिर गर्मी ऋतु का जो वसंत, क्या कहते हैं, हाँ, समर जो है उसका फिर आगमन होता है। इस तरीके से ऑटम, पतझड़ और समर का एक दूसरे से संबंध है वसंत ऋतु से। What does our civilization depend upon? हमारी सभ्यता किस चीज़ पर आश्रित है? सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी, इनकी ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो हमारी सभ्यता, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड नॉट अपॉन, हमारी सभ्यता आश्रित नहीं है किस चीज़ पे? मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी चाहतों को गुणनफल में बड़ा करना। जैसे लाइक कि आज किसी के पास 100 रुपये है, तो कल वह डायरेक्ट सोचता है कल मुझे इसका 2 गुना मिले, परसों उसका सोचेगा मुझे इसका 4 गुना मिले, फिर उसका 8 गुना, फिर 16 गुना, 32 गुना, ऐसे करके इनका चलते रहता है। तो मतलब आदमी की जो, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इस प्रकार नहीं है कि हमारी चाहतों को गुणनफल में उसे बढ़ाना, बल्कि अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, हमारी जो चाहते हैं उस पर एक रिस्ट्रिक्शन का मतलब बाधा लगा देना, डेलिब्रेटली, जानबूझ करके, एंड वॉलेंट्रीली, हमें ऐसा करना है कि जो हमारी जो चाहते हैं, हम जिस चीज़ की डिमांड करना चाहते हैं उसे हमें जानबूझ के उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना है, ताकि हमारी यही सभ्यता हमारी पहचान है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस? ट्रायल्स दैट मार्टिन
मार्टिन किंग जूनियर टॉक्स अबाउट। ये ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या आखिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो बात करते हैं कि ट्रिबुलेशन मतलब पीड़ा, कष्ट, कौन सी कष्ट की बात करते हैं, किस वजह से वह जो नीग्रोस थे वह पीछे हटना चाहते थे, आखिर क्या वजह थी। द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस जो यहाँ पे बात करते वह पीड़ा, वह कष्ट, आर द ग्रेट ट्रबल जो कि बहुत बड़ी परेशानी है, एंड सफरिंग, सफरिंग का मतलब ग्रसित होना, फॉर द पीपल डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कष्टदायी थी जो लोग डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे किस चीज़ की, स्वतंत्रता की। पर किस चीज़ से स्वतंत्रता की? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव जो थी, छुआछूत, उस तरह की भेदभाव से वह जब आज़ादी की डिमांड कर रहे थे, उनमें उस व्यक्तियों को, नीग्रो जनजाति को बहुत कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ा था। आर पुट टू सेवर पनिशमेंट्स, और उन्हें कई तरह की दंडित भी किया जाता था अनेकों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस किया, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस इन अ लाउड वॉइस। सबसे पहले आप याद करो, नानू काका जब पहुंचते सोहनलाल रतिराम के यहाँ तो वो क्या करते हैं, जोर जोर से वह सुना के बात करते हैं कि अरे मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे ऐसे जान पहचाने मंत्रियों से, ये मेरा हजरत बरकत अली है, वो एम्बेसडर है, ये वो बहुत ज़ोर से बात करते। क्यों? ताकि सो डैट जो घर के अंदर सोहन लाल जो बैठा हुआ था कुड हियर, उनकी वह बात को सुन सके। लेटर ही टॉक्स अबाउट, फिर बाद में वह बात करते हैं अबाउट हिज फॉरेन टूर्स, अपनी वह विदेशी यात्रा पे। वह कहते हैं ना, अरे पिछले महीने तो मैं गया हुआ था अपने वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जहाँ भी हो इस जगह पे, वहाँ पे तो मुझे मित्र आने ही नहीं दे रहा था। एंड हिज कॉन्टेक्ट विथ पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स, और कहता वहाँ पे तो मेरी मंत्री से इतनी, मतलब जो मेरा जो दोस्त था वह मुझे मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री से मिलवाने के लिए ले जाता है। ये सब बातें वहाँ पे वो फेंकता है नानू काका। देन ही टॉक्स अबाउट हजरत बरकत अली, फिर वह हजरत बरकत अली की चर्चा करता है। और जैसे हजरत बरकत अली की वह चर्चा करता है, यही बात जो है इन सच ए टोन एज इफ दे वर बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से वह बात करता है कि जैसे कि वह दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े मित्र हों, ऐसे बात करता है। और यही बात जो है उनको काफ़ी ज़्यादा वह सम्मोहित कर लेता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है सोहनलाल रतिराम को। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जाने वाला रहता है कहाँ पे, काम करने के लिए हजरत बरकत अली के पास। तो चाहते हैं कि कैसे भी आदमी मेरा काम करवा दे जल्द से जल्द। Why did the house in my grandmother's house go into silence? My grandmother house कमला दास, कल मलयालम और हिंदी की मलयालम और इंग्लिश की वह बहुत बड़ी वह साहित्य की थी, लिटरेचर में बहुत उनको वह प्रख्यात थी। 1938 में, गलत ना हूँ मैं तो आप इसे चेक कर लेना, इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था। साथ में इनकी 2 बुक समर इन कोलकाता और यस अल्लाह बहुत फेमस है। तो घर क्यों साइलेंट चला गया था, क्यों घर में शांति छा गई थी? क्योंकि वह दादी माँ जीवित नहीं थी, बस उसी को तो लिखना है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, उस घर में शांति छा चुकी थी। बिकॉज द पोएटेस ग्रैंड मदर, क्योंकि दादी माँ जो थी उनकी, किनकी? कवित्री की, कमला दास की, हु यूज्ड टू लिव देयर, जो वहाँ रहा करती थी उस घर में, वॉज नो मोर, वो अब नहीं रही। देयर वॉज नो बडी टू टेक केयर ऑफ द हाउस, अब उस घर की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं रहा। तो आखिर कैसे वह दादी, वह जो है वो घर में अब वह बच्चों की किलकारी वगैरह गूंजेगी? तो अब उस घर में शांति छा चुकी है। वाई डस लोमोब थिंक ही इज इन क्रिटिकल एज, लोमोब ऐसा क्यों सोचता है कि अब उसकी जो उम्र जो है विषम स्थिति में है, विषम परिस्थिति में, संकटपूर्ण स्थिति में है। इट इज़ सो बिकॉज द सोसाइटी सेज सो, सबसे पहला तो हम लोग विषम परिस्थिति में तब आते हैं जब हमें दूसरे लोग हमें बताते हैं कि अरे तेरा दिन खराब चल रहा है। सब तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करो। लोग आपको जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि अच्छा मैं ये आज पहन के जाऊँगा तो मुझे लोग क्या
कहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। तो मोर ओवर ही वॉज 35, हालांकि वह 35 साल का था, एंड ग्रोइंग फर्दर ओल्ड, और इसके आगे वो और बूढ़ा होता ही जाता, मतलब और उम्र दराज होते जाता। एंड ही हैज़ ऑल्सो हार्ट प्रॉब्लम विथ पल्पिटेशंस, और उसे एक दिल की धड़कन की बीमारी थी, बार बार वो अपना दिल पकड़ के बोलने लगता, अरे मेरा दिल जोर जोर से काँप रहा, मेरी नसें थरथरा रही है। इस चीज़ की भी बीमारी थी, जिस वजह से वह सोचता था कि अब मेरी उम्र जो है बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में है। Why did Dr. Zakir Hussain pledge himself to? डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप में क्या शपथ लेते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली टू हिज कंट्रीज कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह शपथ लेते हैं अपने आप से कि मैं पूर्णतः रूप से इस देश की रीति रिवाज को मैं निभाऊंगा। ही वर्क्स फॉर द कंट्रीज स्ट्रेंथ, वह कहते हैं मैं इस देश की क्षमता को और मजबूत करने के लिए मैं काम करूंगा। एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए मैं काम करूंगा। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी में भेदभाव किए हुए, जाति, रंग और उसके वंशानुगत भेदभाव किए, मैं उन सब की उन्नति के लिए काम करूंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर इज डेथ। देखो आपका हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखना आपका यहीं से क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो सोल्जर के रूपर्ट ब्रूक हैं वह क्या कहते हैं कि मुझे लोग मृत्यु के बाद कैसे याद करें। द पोएट वांट्स दैट लैंड वेयर हिज बॉडी इज ब्यूरिड आफ्टर हिज डेथ विल बी ऑफ इंग्लैंड। सबसे पहले कवि की इच्छा रहती है कि जिस जमीन पे मेरी मृत्यु के बाद मुझे दफनाया जाए वह जमीन इंग्लैंड का होना चाहिए। ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड, वह चाहते हैं लोग मुझे याद करें एज अनफॉरगेटेबल सोल्जर, एक अविस्मरणीय सैनिक की तरह, हु नेवर फियर डेथ, जिसे मरने से कभी डर नहीं लगा। तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक चाहते हैं मुझे वैसे सैनिक के रूप में याद करें, इंग्लैंड के उस सैनिक के रूप में कि जिसे कभी मृत्यु से डर नहीं लगा। इन वॉट सेंस, कौन सी अर्थ में, डज द सन, सूर्य, कॉन्स्पायर, साजिश करते हैं विथ ऑटम, पतझड़ के साथ, और टू ऑटम, जॉन किट्स रोमांटिक पोएट की यह आपकी क्वेश्चन है। तो कौन से अर्थ में, द सन कॉन्स्पायर्स विथ ऑटम, सूर्य जो है वह साजिश रचते हैं किससे, पतझड़ के साथ मिल करके। हाउ टू लोड द ट्री, की कैसे मैं पेड़ को लाद दूं, विथ फ्रूट, किस चीज से, फलों से, एंड राइपनेस, और उस फलों के अंदर में उसे पका दूं, ऐसे कैसे कर दूं, यही तो उसकी साजिश होती है। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, सांप पानी कैसे पीता है, D.H. लॉरेंस की सिसिली की कहानी। द स्नेक सिप्ड द वाटर विथ ए स्ट्रेट माउथ थ्रू इट्स गम्स, सांप क्या करता है, सिप्ड, सिप्ड का मतलब बूंद बूंद जो है वह पानी अपनी स्ट्रेट माउथ, अपनी गले के अंदर सीधा डालता था, थ्रू इट्स गम्स, मसूड़े के रास्ते, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, किसके माध्यम से, अपनी इस लंबी सी जो शरीर जो थी उस माध्यम से जो है उसमें वह पानी पिए जा रहा था। व्हाट डज द पोएट मीन बाय पावर ऑफ लेविटेशन, कवि का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब, ये आपकी लाइन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के, लेविटेशन का मतलब होता है जब आप हवा में झूलते रह जाओ। पावर ऑफ लेविटेशन ये जो शब्द है मींस कैपेसिटी टू राइज, मतलब आपके अंदर वह क्षमता जो आप उठ सको, एंड फ्लोट इन द एयर, आप क्या कर सको, हवा में तैर सको, यही है पावर ऑफ लेविटेशन। मतलब क्या, आप उठ सको खुद से और हवा में तैर सको बिना किसी सपोर्ट के, वही पावर ऑफ लेविटेशन कहलाता है। Here the poet says that Macavity could jump and remain in the air for some times like fakirs. यहाँ पे कवि कहते हैं मैकाविटी कूद सकती है and remain in the air, और मतलब कुछ समय तक हवा में वह झूलती रह सकती है, एयर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, जैसे कि फकीर रहते हैं। ये वैसे फकीर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, एक मिनट, फकीर नहीं होना चाहिए, फॉर सम टाइम्स, यहाँ पे फॉर सम टाइम्स ही लिखो, लाइक फकीर को रिमूव कर देंगे। Why did the poet want या decide to wait in the poem snake, कवि जो हैं D.H. लॉरेंस क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं कि मुझे यहाँ इंतजार करना चाहिए। The poet thought, कवि सोचते हैं, the snake came to the water tub before him, कि सांप मेरे से पहले आया है, और सांप फर्स्ट कमर है, मैं सेकेंड कमर हूँ यहाँ पे आने वाला, मैं द्वितीय व्यक्ति हूँ जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, इसीलिए द्वितीय व्यक्ति जब मैं हूँ यहाँ पहुँचने वाला। So he decided to wait,
इसीलिए उसने सोचा कि मुझे यहाँ पे कुछ पल इंतजार कर लेना ही मेरे लिए बेहतर होगा। Why was the speaker कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? कमला दास को उस घर में रहने पे क्यों आज भी गर्व होता है? She was proud of living in that house. कमला दास को उस घर में रहने पे आज भी गर्व होता है because क्योंकि she received much love and affection, क्योंकि उन्हें वहाँ पे उस घर में ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला था। किससे? फ्रॉम हर ग्रैंड मदर देयर, उनको अपनी ग्रैंड मदर से उस घर में बहुत सारा स्नेह और प्यार मिला, जिसकी वजह से उन्हें आज भी उस घर पे गर्व होता है। She couldn't get such love at strangers door. वह इस तरह की प्यार अभी किसी अजनबियों के भी दरवाजे पे उन्हें नहीं नसीब हो पा रहा है। इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ? गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करते चले। मैं लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। लाइक करो और वीडियो को कंटिन्यू करो। नो, क्या लेखक ये जो सोल्जर हैं रूपर्ट ब्रूक सोनेट पोयम की 14 लाइन की कविता की राइटर्स रूपर्ट ब्रूक, क्या उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। नो, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, इफ़ ही डाइज, अगर उनकी मृत्यु होती है, हिज बॉडी इज़ ब्यूरिड इन द फॉरेन फील्ड, उनकी जो शरीर जो है उसे दफना दिया जाए। कहाँ पे? वह जमीन में। कौन सी जमीन में? किसी भी फॉरेन फील्ड में, विदेशी भूमि में। इट विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का माना जाए, वैसी जगह पे मुझे विदेशी भूमि में भी दफना दो तो चलेगा, मतलब उनके कंट्री से बाहर भी। नंबर 17, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर? ये लाइन आपकी एन एपिटा वॉल्टर डेलामेरे की है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? क्रम्बल, क्रम्बल शब्द का मतलब होता है मृत्यु। तो जब मैं मर जाऊंगा, ये लाइन का मतलब हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा, इस लाइन का मतलब क्या है? बिल्कुल लाइन में मतलब आप क्रम्बल समझ गए तो आंसर आ गया। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, यहाँ पे कवि वॉल्टर डेलामेरे कहना चाहता है। आप एग्जाम में पोएट की जगह पे वॉल्टर डेलामेरे भी लिख सकते हो। That nobody will remember, कि तुम्हें कोई नहीं याद करेगा। That beautiful lady of the West Country, ये जो सुंदर सी प्यारी सी जो महिला है वेस्ट कंट्री को, उसे कोई नहीं याद करेगा। When he dies, जब वह वॉल्टर डेलामेरे की मृत्यु हो जाएगी। So he says, इसीलिए वह कहते हैं When I crumble who will remember, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा। हाउ डज द बर्निंग घाट लुक, वह जो शमशान घाट है वह कैसा दृश्य, उसका नज़ारा कैसा है। और व्हाट डज द पोएट से अबाउट बर्निंग घाट, या कवि उस बर्निंग घाट के बारे में क्या कहते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द बर्निंग घाट इज़ वेरी फियरफुल, जो बर्निंग घाट है वह काफ़ी भयावह है। द रेडनेस ऑफ फायर शोज इट क्रुअलिटी, जो आग की जो ललाट है वह बहुत ही क्रूरता जैसा वह प्रतीत हो रही है। द फायर बर्न्स एवरीथिंग, आग ने हर एक चीज को जला दिया। एंड द पासर्स बाय आर फ्राइटेंड टू सी इट्स क्रूलिटी, और जो राहगीर है, पासर्स बाय का मतलब राहगीर, वह भयभीत हैं किस चीज को देख करके? वो आग की क्रूरता को देख करके। जब आग तो सारा बॉडी को जला देता है लेकिन कुछ अंगों को अधजला छोड़ देता है, तो उसको देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं। What is the belief prevailing in Sicily about a snake? सिसिली में सांप के प्रति एक ऐसी झूठी विश्वास कौन सी पल रही है? According to D.H. Lawrence, D.H. Lawrence के अनुसार इन सिसिली में इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, डैट द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, की जो काली जो सांप है वह निर्दोष होते हैं। बट द गोल्ड आर पॉइजनस, और लेकिन जो गोल्ड स्नेक होते वह जहरीला होते हैं, वह वेनोमस होते हैं। सो दे मस्ट बी किल्ड, इसीलिए उस सांपों को मार देना चाहिए। कौन से सांपों को? ये गोल्डन स्नेक को मार देना चाहिए। नंबर 20, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? वॉल्टर डेलामेरे ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, जो हमारी जो सुंदरता है वह कभी अस्थायी नहीं रहती। इट वैनिसेज, यह एक न एक दिन गायब हो जाएगी। एंड पासेज, और गुजर जाएगी। बट इट इज़ रेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन इस संसार में बहुत दुर्लभ से मिलती है।
नेक्स्ट 21, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वज ट्रू होम रूल को कैसे एंजॉय करते थे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज ट्रू होम रूल को वह एंजॉय करते। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन, वह हमेशा इस चीज़ में विश्वास रखते थे। पीसफुल देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, किस चीज़ में विश्वास रखते थे कि उनकी ये जो खेती बाड़ी की जो पेशा है वह काफ़ी शांतिपूर्ण पेशा है। The common people lived independently and followed their agricultural occupation. The common people होगा, दे नहीं होगा यहाँ पे। जो common people, जो साधारण लोग हैं, वह स्वतंत्र रूप से रहते और अपनी जो खेती बाड़ी की जो पेशा है उसे वह फॉलो करते। They were satisfied with what they had, वो उसी चीज़ में संतुष्ट थे जो उनके पास थी। They followed their own rules, और वह अपने ही रूल को फॉलो करते। शहर जाके शहर के मालिकों का, उद्योगों का रूल, नियम वगैरह नहीं मानते थे। नंबर 22, व्हाट इज द, देखो ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है, चलो कोई नहीं। 23, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। कभी सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट क्यों हो गया है। क्वेश्चन 23 को भी कट करेंगे। क्वेश्चन 24, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा जब कवि की मृत्यु हो जाएगी। आफ्टर डेथ ऑफ पोएट नोबडी विल रिमेंबर हर ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब कवि की मृत्यु हो जाएगी तो कोई भी उस सुंदर सी महिला को याद फिर से नहीं करेगा। नेक्स्ट 24, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। आखिर ऐसी क्या बात रहेगी जो जॉन डन की जो यात्रा है वह और तेज हो जाएगी। तो मोर बींग्स मतलब और भी ज़्यादा सोचने की क्षमता, एंड स्पर्स का मतलब प्रेरणात्मक वाक्य जो प्रेरणा दे, जो मोटिवेट कर दे। विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, यह 2 बात उनकी जो है लेखक जॉन डन की यह यात्रा को और जल्दी पूर्ण कर देगा। Why is जाकिर हुसैन overwhelmed? डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों हो गए थे। He says मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। When he delivered his speech, जब वह इस भाषण को देते हैं। After taking the oath, शपथ लेने के बाद। As the president of India, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद जब वह शपथ लेते हैं वह यह कहते हैं he thinks that, वह ऐसा सोचते हैं he is the president of this country, कि वह इस देश के तो राष्ट्रपति हैं। एंड इट इज़ लाइक हिज होम, और वह इनके घर के समान है, वह उनका घर जैसा है। एंड इट्स पीपल आर लाइक हिज फैमिली, और उनके जो लोग सब जो हैं उनके परिवार की तरह है। हियर ही एक्सप्रेसेस हिज नेशनल फीलिंग्स, यहाँ पे जो है वह कहते हैं अपनी जो राष्ट्रीय जो भावना है उसको वह व्यक्त करते हुए इस तरीके से कहते हैं कि मैं इस देश का मुखिया हूँ, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, और इस देश के जितने निवासी हैं वह मेरे भाई बहन माता पिता हैं, ऐसा वह कहते हैं। नंबर 26, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफेंस। अब मात्र 4 क्वेश्चन होंगे। बेंजी मुर्गियों के व्यापार के बारे में क्या समझता था। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफेंस, बेंजी मुर्गियों के व्यापार के बारे में एक ही चीज़ समझता था। बेंजी ने स्कूल कब छोड़ा, 14 साल की उम्र में। उस समय उसके पास कितनी मुर्गी थी, 40 से 50। स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 से 12। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपको इसका रिविजन करना हो तो आपको मैंने वीडियो के नीचे लिंक लगा रखा, उस पर क्लिक करो और जाके देखो। तो बेंजी क्या समझता मुर्गियों के व्यापार के बारे में। डैट ही वुड अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, की वह ये जो है ना जो पैसे जो कमाएगा, कैसे कमाएगा, तो अंडे बेच करके। सो ही डिड ए लॉट एंड टुक ऑल पॉसिबल केयर ऑफ हेंस, इसीलिए वह बहुत ध्यान रखता था और हर एक मुमकिन कोशिश करता मुर्गियों की देखरेख करने में। नंबर 27, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द सेंस ऑफ द टर्म। सिविलाइजेशन सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। आवर सिविलाइजेशन इन इट्स रियल सेंस ऑफ टर्म, हमारी जो सभ्यता है अगर इसका मैं वास्तविक अर्थ की बात करूं, डज नॉट कंसिस्ट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्ड्स। देखो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पीछे करवाया, लेकिन क्वेश्चंस आप देख के घबरा मत जाना। कोई भी क्वेश्चंस आए ना, आपने अगर सिविलाइजेशन का क्वेश्चंस याद किया है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी को चिपका देना, लास्ट में यही आपके पास बचेगा ऑप्शंस। इट कंसिस्ट इन द डेलिबरेटली एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट, हमारी चाहतों को न कि गुणनफल में बढ़ाना बल्कि हमारी चाहतों पे रोक लगाना। Why does Dr. जाकिर हुसैन call India the young state of an ancient people? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को क्यों कहा युवाओं का, प्राचीन युवाओं का राज्य।
ही सेज मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा कहते हैं बिकॉज क्योंकि आवर पास्ट इज अलाइव, कि हमारी जो पास्ट है, हमारी जो बीती हुई बातें हैं वो आज भी जीवित है। इट केम आउट ऑफ फॉरेन रूल फॉर लॉन्ग, कि हमारी जो पास्ट जो है वह बहुत दिनों के बाद इसके ऊपर शासन हुई ना, जो विदेशी मतलब जो भी हमारे कंट्री पे जो अंग्रेजों का शासन था उससे बहुत दिनों के बाद ये निकला है, उभरा है। सिंस इट इज़ अ नेशन, इसी वजह से ये एक वह राष्ट्र है विथ इट्स ओल्ड कल्चर, जिसके पास आज भी क्या है, इसकी पुरानी रीति रिवाज आज भी इसके साथ है। ही कॉल्ड इट ए स्टेट विथ एंशिएंट पीपल, इसीलिए इन्होंने इस राज्य को प्राचीन युवाओं का राज्य कहा है। नंबर 29, व्हाट इज द सुपरस्टिशन, ऐसी कौन सी अंधविश्वास है एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर बर्थ। ये अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी ग्रीड ऑस्ट्रेलिया की राइटर ये है। इनका एक जो चर्चा करती है कि कुछ अंधविश्वास को लेकर के कि आखिर ऐसी कौन सी अंधविश्वास है कि अगर बच्चे के जन्म से पहले अगर कपड़ा और उनके लिए अगर कुछ ये संगीत वाद्य यंत्र अगर खिलौना वगैरह ले लेते तो क्या होता है। द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ, मतलब ये एक जो अंधविश्वास जो है ये किस चीज़ को लेकर के, तो नए कपड़े को लेकर के और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के। जब वह नया कपड़ा या इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे के जन्म से अगर पहले ले लेते हैं was considered as bad luck, ये इसका क्या माना जाएगा कि बैड लक हो जाएगा, बच्चों का मतलब बच्चों पे या उनके माता पिता पे उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग नहीं खरीदते हैं। सो दे डिडेंट वांट टू दीज थिंग्स, इसीलिए लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिनम, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नंबर 31, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैंने अप्रॉक्स 28 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है गाइज। इसी में से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस मिलेंगे ये, और पीछे एक और वीडियो मैंने करवाया वो दोनों को लेकर के। तो भारतीय और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अंतर क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दे, मतलब कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों में ये अंतर यह है दैट द इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेल्फ कंट्रोल, कि जो भारतीय सभ्यता जो है वह किस चीज़ पे आधारित है, हमारी खुद की कंट्रोल पे, हमारे अंदर कंट्रोल करने की क्षमता पे, एंड रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, और हमारी चाहतों के ऊपर एक प्रतिबंध लगाने पे। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वहीं पे बात करें वेस्टर्न सभ्यता की, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स, वह किस चीज़ पे आश्रित है, तो मानवों की चाहत पे आश्रित है। मेटरलिज्म, वह वस्तुओं पे आधारित है। एंड लग्जरियस लाइफ, और एक आरामदेह जीवन जीने में डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, नई नई चीज़ों को खोजना, आविष्कार करना, ये सारी चीज़ें जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है। गाइज आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर आ गया तो लाइक तो करते चलो, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।